हाय गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ काम करके इतना मज़ा आ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं आपसे यार सॉरी भी मांगता हूं क्योंकि आप लोगों के मेल्स और कॉल्स इतने आ रहे हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है आप लोगों तक वापस रिवर्ट करने में, तो उसके लिए अगेन आई एम सॉरी। तो हमारे पास एक क्लाइंट का फोन आता है जो कि सुशांत लोक से है, गुड़गांव में ही है जहां मैं रहता हूं, उसी के आसपास वो एरिया पड़ता है। तो हमारे पास वो कॉल आया, उसमें उन्होंने हमें कहा कि मैंने एक बिल्डर फ्लोर परचेज किया है जिसकी पेमेंट मैं कर चुका हूं, अभी उसमें 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कुछ कंस्ट्रक्शन अभी भी उसमें बाकी है। तो उनका ये कहना था कि यार अभी मैंने हैंडओवर नहीं लिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ विजिट करो सो दैट अगर उसमें कोई इशू है तो आप वो देख के मुझे बता सको और मैं बिल्डर को बोल सकूं कि वो अभी ठीक हो जाए, ये ना हो कि बाद में जाके कोई खराबी आ जाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि जब हम बिल्डर फ्लोर पे जाते हैं चेकिंग करने के लिए तो क्या क्या वो पॉइंट्स होते हैं जो हम चेक करते हैं, वो चेकलिस्ट क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट है जिससे कि इन फ्यूचर आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, जो ऑन एन एवरेज हमारा ये जो डेटा है, क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो वो मेंटेनेंस से ही शुरू किया था, तो उसका जो डेटा है उसके हिसाब से आप एक साल में करीब करीब 90,000 से 1 लाख के आसपास आप खर्च कर देते हो मेंटेनेंस में, जिसमें अगेन कोई पेंटिंग जॉब वगैरह बड़ी जॉब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं जिसका आप कोई हिसाब नहीं रखते हो। और लास्ट में वो आपको चेकलिस्ट भी दिखाऊंगा जो उनके फ्लैट पे पॉइंट्स निकले थे और क्या क्या उसमें खराबी आई थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस देखो, वैसे तो चेकलिस्ट बहुत बड़ी होती है, अगर मैं सारे पॉइंट्स जो है वो डिटेलिंग में अगर बताने लग गया तो फिर तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे। तो मैं कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो अगर आप बिल्डर फ्लोर ले रहे हो और अगर आप फ्लोर को देखने जा रहे हो तो उसमें वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि हम पैटर्न जो है वो इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे कि एक बालकनी से लेके बैक बालकनी तक, इसमें बीच में जो भी एरियाज हमारे पे पड़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करने की होती हैं और कैसे उस बिल्डर फ्लोर में जहां पे उन्होंने क्लाइंट ने 80% पेमेंट कर दिया था वहां पे कितने इश्यूज निकले जो कि अच्छे नहीं थे और उनके बिल्डर फ्लोर में क्या क्या इश्यूज आए जिनका सॉल्यूशन हमने उनको बता दिया और उन्होंने अगेन वो बिल्डर से बात करके वहीं पे बिल्डर के सामने डिस्कस करके उसको सॉल्व भी किया। तो सबसे पहले फ्रंट बालकनी की बात करते हैं। कई बिल्डर फ्लोर में मैं ऐसे देखता हूं कि उनमें क्या होता है कि जो फ्रंट में जो रेन वाटर का पाइप होता है या बालकनी में जब मूविंग अगर हम सफाई कर रहे हैं तो उसमें जो ड्रेन वाटर जो पाइप होता है वो कई बार गलत लोकेशन पे डाल देते हैं, तो वहाँ पे जो स्लोप होता है टाइलों का वो स्लोप भी गलत मेंटेन्ड होता है। तो जब भी आप अगर बिल्डर फ्लोर देखने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो फ्रंट की बालकनी है उसमें रेन वाटर पाइप अपनी जगह पे है या नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ पे रेन वाटर पाइप है उसकी जो टाइल है वो फ्लोर लेवल से एक टाइल जो है वो डाउन होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट स्लोप आपको जरूर चेक करना है कि वो अच्छे से मेंटेन्ड है या नहीं है। अब ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कई साइट विजिट्स देखी हैं जिसमें जो ड्रेन पाइप है जो बालकनी का होता है वो गलत जगह पे लगा हुआ है, स्लोप उल्टा बना हुआ है कि पानी जाना इस तरफ है, जा कहीं और रहा है, ड्रेन पाइप कहीं और है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि बालकनी में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बालकनी में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखने वाले हो या बालकनी को रेनोवेट करने वाले हो तो वहाँ पे वो कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं या नहीं है। अब जब हम इस साइट विजिट पे गए थे, इसमें क्या हुआ, जो फ्रंट की बालकनी थी इसकी सारी वॉल पे एक पूरा बहुत बड़ा करीब मोटा एक क्रैक था जो पूरी यू शेप में ऐसे रन कर रहा था। अब वो क्रैक इतना था कि क्लाइंट भी सोचा है कहीं स्ट्रक्चर फॉल्ट तो नहीं है, बट वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर फॉल्ट नहीं था। कॉलम और ब्रिक जो है उनका जब हम आपस में उनको करेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर जब प्लास्टर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो कॉलम और ब्रिक का जॉइंट अच्छे से बन नहीं पाता और वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, जिस वजह प्लास्टर में भी क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और आपको दिखता होगा कि यार ये तो स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ कॉलम और ब्रिक के जॉइंट्स पे ही आता है। तो हमेशा वो पैटर्न में चलेगा, जहाँ जहाँ कॉलम बीम होगा उसके साथ जहाँ ब्रिक एड जॉइनिंग होगी बस वो क्रैक वहीं पे आएगा। फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है वो है ड्राइंग रूम। वो ये आती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो उस हिसाब से हैं या नहीं है जो लेआउट प्लान है। जैसे हमें जो बिल्डर फ्लोर है वो एक लेआउट प्लान नक्शा देता है जिसमें सोफा कहाँ होगा, डाइनिंग टेबल कहाँ होगा या जो भी चीज़ वहाँ पे होगी, तो उसके हिसाब से क्या वहाँ पे वो सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोफे पे बैठे हो और आप सोचे यार काश यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट होता। तो उस वाले बिल्डर फ्लोर में सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे थे, उसमें कोई इशू नहीं था। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है कि हमारा जो AC का ड्रेन पाइप, अगेन उसमें जो कॉपर पाइपिंग है वो है या नहीं है, क्या अगर आप वो बिल्डर के स्कोप ऑफ वर्क में है तो क्या उसने वो काम किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं उसमें जाके। तो उस वाले बिल्डर फ्लोर में ऐसा कोई इशू नहीं मिला, वो सारी चीज़ अपनी जगह पे ओके थी। उसके बाद हम गए उसमें किचन में। तो किचन में हमने देखा भाई सारी टाइलें लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं, जो ड्रेन है जैसे नॉर्मल जो पॉइंट्स होते हैं जैसे RO का पॉइंट हो गया, हमारा गीज़र का पॉइंट हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेज हैं वो सही जगह लगने, चिमनी का पॉइंट्स है वो सारी जगह पे सही ठीक लगाया नहीं लगाया। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है जिससे कि आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि हाँ यार हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी सही जगह पर लगी हुई हैं। तो किचन में भी उनमें कोई इशू नहीं मिला, बस ये है कि वहाँ पे जो टाइलिंग थी वो हमने चेक करी अच्छे से नॉक करके। ये नहीं है कि
कैबिनेट्स हम लगाएं और पता चला बाद में वो अपने आप ही गिर जाए। तो किचन में सिर्फ उनका फ्लोरिंग का काम हुआ होता, मॉड्यूलर किचन वहां नहीं बनी थी। लेकिन अगेन हमने उनको एक ट्रिक वहां पे बता दी कि जब आप मॉड्यूलर किचन बनवाने वाले होंगे तो जो यूटिलिटी एरिया या जो वॉशिंग एरिया जहां पे आपका सिंक आने वाला है, वहां पे चारों तरफ सिर्फ WPC का ही बोर्ड लगना है। तो उन्होंने जब हमें बुलाया तो उनका एक फ़ायदा ये हो गया कि हमने उनको ये ट्रिक बता दी कि सिंक वाले एरिया में आपको WPC रखना है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का काम सिंक में ही होने वाला है, और जो पानी गिरता है वो साइडों में जाएगा, आपके ड्रॉर्स पे भी गिर सकता है, आपके पल्लों पे गिर सकता है। तो होता क्या है, वहाँ पे रस्टिंग का हो जाता है, सीपेज आ जाती है। तो आपको भी हमेशा, ये मैंने अपने मॉड्यूलर किचन वाली वीडियो में बनाया हुआ उसके कि कैसे उसकी लाइफ बढ़ानी है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, तो सब मैंने वहाँ बताया। आप जाओ तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है। तो उनके किचन में अगेन सारी चीज़ ओके थी, कोई इलेक्ट्रिकल का इशू नहीं था, वायरिंग बहुत अच्छी डली हुई थी, नो डाउट सारी चीज़ बहुत अच्छे से काम हो रखा था। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट रूम में गए वो था बेडरूम्स में। अब बेडरूम्स में हमने सारी चीज़ चेक करना शुरू किया, स्विचेस ओके, फॉल सीलिंग ओके, वॉल ओके। लेकिन अब वहाँ पे इशू क्या आया कि उनकी जो वॉल्स थी उस वॉल में 2 जगह पे मोटे क्रैक थे। उन 2 जगह पे भी अगेन हेयरलाइन क्रैक थे, बट वहाँ तो ना पे बीम था और ना ही वहाँ पे कोई कॉलम था, तो फिर क्रैक कैसे आया? अब हम भी कंफ्यूज हो गए थे, कह रहे यहाँ तो कोई क्रैक का इशू बनता नहीं। तो वहाँ सीधा डायरेक्ट वॉल पे जो है वो जिप्सम प्लास्टर हो रखा था, और कई बार वो जिप्सम प्लास्टर का जो ब्रांड होता है, मटेरियल जो होता है, वो मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिस वजह से वहाँ पे हेयरलाइन क्रैक्स डेवलप हो गए थे। लेकिन अगेन उसकी भी एक टेक्निक होती है जो हमने वहाँ पे उनके बिल्डर को बता दिया, उनके सुपरवाइजर को बता दिया। हम रिपेयर करने जब जाएंगे उसके अंदर एक केमिकल डलता है, वो केमिकल मैंने उनको बता दिया, और वो उससे रिपेयर करेंगे तो जो क्रैक है वो अपने आप वापस रिकवर हो जाएगा, अपने आप वो बंद हो जाएगा। फिर वहाँ से बेडरूम से हम निकले बाथरूम में, और जो सारा हमारा बिल्डर फ्लोर, हम जो सोच के चल रहे थे कि यार सारी चीज़ ओके है, बहुत बढ़िया लगी है, नो डाउट ये अच्छा घर है, अच्छा बिल्डर है, पर सारी चीज़ें जाके वहाँ ख़राब हो गई जब हम उनके वॉशरूम्स में पहुँचे। वॉशरूम में क्या सीन हुआ कि जो भी टाइलें थी 4x2 की जितनी भी टाइलें लगी थी वो सारी की सारी डायरेक्ट सीमेंट पे लगी हुई थी। और ये मैं बार बार कहता हूँ आपको, मैंने हर वीडियो में बताया, जितनी मेरी टाइल की सीरीज़ है उसमें सब में मैं बोलता हूँ कि वॉल पे अगर विट्रीफाइड टाइल लग रही है तो वो कभी भी सीमेंट से नहीं लगानी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही लगना है। केमिकल में आप तो रॉफ का डाल सकते हो या MYK का डाल सकते हो, वो मैंने अपनी टाइल वाली सीरीज में बताया, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बेसिकली होता क्या है, 2 टाइप की टाइल्स होती हैं, सिरेमिक हो गया, विट्रीफाइड होगी, ज़्यादातर यही चलती हैं। सिरेमिक का होता है वो सीमेंट से लगाई जा सकती है क्योंकि उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगेन मैंने वीडियो में समझाया, वो वहाँ देख लेना। ये करूँगा तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। वो सीमेंट पे लगाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विट्रीफाइड हमेशा केमिकल पे ही लगना है। अब आप ये छोटी सी क्लिप देखो, ये टाइल ऐसी है उनके किड्स बेडरूम में और उनके मास्टर बेडरूम में। ये टाइल जो है, जब हमने इसको नॉक करके देखा और इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ देखी, तो टाइल को मैंने बताया उनको कि ये टाइल सही नहीं लगी है, क्योंकि सीमेंट और क्योंकि हमारे इंटीरियर में कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं उसका जो फ्लो है वो उस टाइम नहीं पता लगेगा, वो फ्लो करीब 1 साल बाद जाके पता लगता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा। अब मैंने उनको ये बताया कि ये जो बिल्डर का सुपरवाइजर भी वहीं था, मैंने उनको ये बताया कि ये जो टाइल लगी है यहाँ पे ये गलत लगी हुई है, इसको निकलवाओ और दोबारा लगवाना पड़ेगा। कॉस्टिंग है लेकिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर फ्लोर करीब 1.5 करोड़ का है और उसमें बच्चे भी रहने वाले हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहने वाले हैं। तो सोचो अगर वो टाइल निकल के गिर गई, और इतनी हैवी टाइल अगर हल्का सा उसका कोना भी टूट के लग गया ना, तो बहुत ही डैमेज कर सकता है, वो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बट अगेन कोई मानने को तैयार नहीं जी हम तो ये देखो सॉलिड है, ये है, कोई मान नहीं रहा था। तो मैं था, मेरे साथ मेरी टीम का बंदा था, मैंने उसको बोला भैया ऊपर आप चढ़ो और इसको हिला के थोड़ा सा देख सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल हिला के देखो। और जब टाइल हमने हिला के देखी, एक टाइल हमारे हाथ में आ। तो अगेन अब बिल्डर ने बोला यार ठीक है निकल गई तो क्या पूरी तोड़ के लगानी पड़ेगी। हमने उनको एक गाइड किया कि देखो आपको सारी टाइल तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको कुछ टेक्निक्स बताई कि कैसे कैसे वो टाइल जो है उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर वॉइड बन गए हैं, खाली बन गए हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल डालना है जिसकी वजह से जो हमारी टाइल्स हैं वो अच्छे से बॉन्ड बना लें। क्योंकि लेकिन ये हर वॉल पे नहीं हो सकता था, ये जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ मैंने करवा दिया। बाकी टाइल्स को नो डाउट आपको निकालना पड़ेगा और वापस लगाना पड़ेगा। और फिर सबने मेरी बात मानी क्योंकि मैंने साफ वहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया कि भैया जो टाइल है वो निकल के गिर गई है आपके सामने। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ये वीडियोस आगे शेयर करो, लोगों को आप लग तक पहुँच जाए कि अगर आप देख रहे हो तो आप चेक कर सको, या फिर बिल्डर है अगर कोई वो देख रहा है। इसमें एक बिल्डर की और स्टोरी बनाने वाला हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशली हायर किया है, और वो मतलब ऐसे बिल्डर हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं उनकी, पहले मैं आपको बता दूं। उन्होंने मुझे सिंपल विजिट बोला, बट वो अभी तक जितने फ्लोर्स में गया सिर्फ क्लाइंट मिला। ये पहला एक बिल्डर है जिन्होंने मुझे बुलाया है ये कह के कि मैं ये चाहता हूं मनीष जी कि जब कोई क्लाइंट आए, जब कोई कस्टमर आए, वो जो पैसा हमें दे तो उनको घर ऐसा बने कि उन्हें 5 साल तक कोई दिक्कत ही ना है। मतलब हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। देखो मेंटेनेंस हर घर मांगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ केमिकल मटीरियल हर चीज़ मेरे बिल्डर फ्लोर में अच्छी से अच्छी लगनी चाहिए। तो अगली वीडियो जो है वो उसी पे होने वाली है कि
उन्होंने जब बुलाया और उन्होंने मुझे चेक कराई एक एक चीज़, और डेफिनेटली यार मतलब हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। अभी उसका 60% 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 30% स्टिल अभी बाकी है, जिसमें अभी टाइम लगेगा, 1 साल लग जाएगा। तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो ही बाथरूम की बात। उसके बाद जो उनका 3rd बेडरूम था, उसके अंदर जब हम पहुंचे तो वहां पे जो हमने फ्लोर का इटालियन स्टोन था, वहाँ पे उस फ्लोर में इटालियन स्टोन पूरा गलत लगा हुआ था, जिसमें से पूरे इटालियन स्टोन में अब हुआ क्या, यहाँ पे उस स्टोन को छुपाने के लिए ऊपर टेपिंग कर दी गई। एक जॉइंटिंग टेपिंग आती है जो वहाँ रख दी गई, जिससे किसी को पता ना चलेगा, बट वो इटालियन स्टोन में काफ़ी बड़ा क्रैक था। अब बेसिकली कई लोग सोचेंगे कि यार ठीक है छुपा दिया हो तो बाद में भी दिख जाता, बाद में नहीं दिखता, क्योंकि उसमें एक टीनेक्स टाइप का कंपाउंड होता है जो उस क्रैक में फिल करके घिसाई कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगेन वो स्टोन पूरा खराब हो चुका था। तो करीब करीब अगर उस रूम का एरिया 150 स्क्वायर फीट के आसपास था, तो उसमें 20 से 30 स्क्वायर फीट का एरिया पत्थर डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो मैंने उनको रिकमेंड कर दिया और उनको चेकलिस्ट बना के दे दी कि ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से हम जाते हैं बैक बालकनी में। बैल्कनी में जाके हमने बैक में वहाँ पे रेन वाटर के या ड्रेन के और पाइप सारे चेक कर लिए कि भाई सारा कोई ठीक है, इशू तो नहीं है। रेलिंग के जो ग्लासेस है और पाइप है वो चेक कर लिए, लेकिन स्टिल वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे मुझे एक विजिट और करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए जो सारी चीज़ है वो ढंग से हुई कि नहीं हुई। उसके बाद वहाँ से हम, अब उनका टॉप का फ्लोर था, उसके बाद हम वहाँ से गए टेरेस पे ये देखने के लिए कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं सीपेज आ जाए। तो हम टेरेस पे गए, अगेन वाटरप्रूफिंग अच्छे से हो रखी थी। उसके बाद उसके ऊपर टाइल भी लगी हुई है, कोई इशू नहीं आने वाला था उसमें। बस उसमें कुछ इश्यूज थे जो हमने वहाँ पे उनको गाइड कर दिए। प्लस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप टेरेस पे फ्लोर में से प्लम्बिंग की पाइपलाइन को अवॉइड करो ले जाने के लिए, हमेशा कोशिश करो जो है वो वॉल के थ्रू चली जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन फ्लोर पे ले जाने के लिए। वैसे कोई इशू नहीं आता है, बट ये है कि अगर कोई पाइपलाइन टूट जाए तो वॉल के थ्रू पहले सी पे जाए फिर नीचे आएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि इस वॉल में यहाँ पे दिक्कत है। जबकि फ्लोर में है सी पे जाएगी, वो नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी अगर टाइल लग चुकी है तो हमें पता नहीं लग पाएगा। लेकिन वॉल में जहाँ सीपेज होगी वो अलग से पैच बनाते चले जाएगी। मैंने सीपेज की वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमें कैसे पता चलता है सीपेज कहाँ से आ रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो उसमें भी अब बहुत सारी चेकलिस्ट होती हैं कि जो उनका एंट्री का वॉल था, गेट वॉल था, या फिर उनका जो बेसिकली बाथरूम के जो वॉल्स लगे हुए हैं, कंसील्ड कहाँ लगा हुआ, वो सारी चीज़ हमने पूरी चेकलिस्ट चेक करी, वो सब उनके वहाँ ओके था। तो कुछ इश्यूज थे जो हमने उनको बता दिए और उनका काम आसानी से हो गया, और वो बिल्डर ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हाँ ये चीज़ें गलत हैं और डेफिनेटली हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अब जो वहाँ पे एक पैसेज एरिया था, उस पैसेज एरिया में स्विच सॉकेट मिसिंग थे, और उन्होंने बोला नहीं स्विच सॉकेट सारे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता मिसिंग है। मैं कहा डेफिनेटली यहाँ मिसिंग होगा, यहाँ पे या तो पाइप डाल दिया या तो बंद कर दिया गया है इसको, पर यहाँ पे एक पॉइंट होना ज़रूरी है। और फिर जब ड्राइंग में चेक किया तो वो पॉइंट डेफिनेटली वहाँ पे था, लेकिन ऑन साइट पे नहीं था, तो वो उसका भी प्रोविजन वहाँ पे बना दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सोशल प्रूफ देने वाला हूँ कि जब हम कोई बिल्डिंग कंसल्टेंसी करते हैं, कई लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपका चार्जेस क्या है, तो हमने उनको चार्जेस बता देते हैं। हमारे बहुत मिनिमल से चार्जेस होते हैं यार, ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत बड़े पैकेजेस में देता हूँ। इंटीरियर तो चलो डिज़ाइन तो हर कोई बना लेगा, लेकिन जो बिल्डिंग कंसल्टेंसी है, डिज़ाइन तो आपने बहुत अच्छे बना लिए कि यार मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूशन पे खराब हो जाती हैं। मैं कई वीडियोज़ आपको अभी देने वाला हूँ, आने वाले इस वीक में ही सारी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अभी पर्टिकुलर 3 से 4 दिन मैंने निकाले हैं सिर्फ वीडियोज़ के लिए, जिसमें मैं मेल्स और आपके कॉल्स का नहीं जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि उस काम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का अवेयर होना, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आए इन फ्यूचर में आके। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग अवेयर रहे और आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो और आपकी सेविंग का पैसा यार खराब ना जाए। मतलब ये ना हो कि आज आपने यहाँ पैसा लगाया और 5 साल बाद उस घर में फिर उतना ही अमाउंट का आपने दोबारा पैसा लगाया। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन गुड बाय।